Hey, Assalamu alaikum and welcome back to Pakistan Defense Analysis. So, April 30th 2026 को पाकिस्तान नेवी की जानिब से हंगोर क्लास की पहली सबमरीन को ऑफिशियली कमीशन कर लिया गया है। ये हंगोर क्लास की लीड वेसल है और इस क्लास में टोटल 8 सबमरीन्स हैं जो कि पाकिस्तान नेवी ऑपरेट करेगी। इनमें से 4 जो हैं चाइना में CSIC के अंदर बनाई जा रही हैं, जबकि 4 जो हैं कराची शिपयार्ड के अंदर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जा रही हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक इन 8 की 8 सबमरीन्स को फुली ऑपरेशनल बना दिया जाएगा। अभी एक्सक्लूडिंग दी हंगोर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी के पास 5 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, तो एजिंग ऑगस्टा 70 और 3 ऑगस्टा 90B जो मेस्मा AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से इक्विप्ड हैं। हंगोर क्लास के साथ ये फ्लीट जो है नेली क्वाड्रुपल हो जाएगी और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के हिसाब से आई थिंक साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान के पास पोटेंशियली सबसे लार्जेस्ट फ्लीट मौजूद होगी। अब इससे पहले कि मैं हंगोर क्लास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के मेन टॉपिक पे आऊँ, ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा सिस्टम जो है पाकिस्तान नेवी की जानिब से इन हंगोर क्लास के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान नेवी ने अगेन ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो मोस्ट लाइकली केस है या जो जनरल कंसेंसस कम्युनिटी के अंदर मौजूद है वो यही है कि चाइनीज़ मेड स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि चूँकि हंगोर क्लास सिस्टम जो हैं वो टाइप 39B चाइनीज़ टाइप 39B सबमरीन से डिराइव्ड है और उनके अंदर भी यही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो मौजूद है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो ये कन्वेंशनल सबमरीन्स को अलाउ करता है कि वो एक्सटेंडेड पीरियड तक सबमर्ज रह सकती हैं बिना सरफेस पे नमूदार हुए। नॉर्मल जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं उनको रेगुलरली स्नॉर्कल करना पड़ता है, यानी पानी की सरफेस पे आना पड़ता है। इससे डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ जो है ये ज़रूरत ड्रामेटिकली कम हो जाती है। अब जो मेन टॉपिक जो आज से 1-2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी कि हंगोर क्लास का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो पुराना हो चुका है या एक तरह से ऑब्सोलीट हो चुका है। तो आई थॉट कि इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो दुनिया में इस टाइम पे 4 इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद हैं। जो सबसे लेटेस्ट या सबसे एडवांस्ड इस टाइम पे है वो फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वाइट, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है और इसका मोस्ट प्रोमिनेंट यूज़र जो है वो जर्मनी है और जर्मनी की सबमरीन्स के अंदर जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो अलाउ करता है कि आप 25 से 30 दिन तक जो है सबमर्ज रह सकते हैं। इसके अंदर मूविंग पार्ट्स भी नहीं होते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्वाइटेस्ट और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सस्टेनिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। फिर उसके बाद जो दूसरा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो सबसे ज़्यादा हाईली एडवांस कंसिडर किया जाता है वही हंगोर क्लास के अंदर स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो मौजूद है। एक डिस्टिंक्शन इसमें हम कर सकते हैं कि जो स्टर्लिंग इंजन है या स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है वो ओरिजिनली स्वीडन के अंदर तैयार किया गया है। तो ये एज आप दे सकते हैं कि ऑब्वियसली ओरिजिनली एक सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है वो स्वीडन के अंदर तैयार किया गया है, तो वो आर्किटेक्चर कंपैरेटिवली चाइना के बनाए हुए स्टर्लिंग इंजन के मुकाबले में बेहतर हो सकता है। लेकिन इन जनरल पाकिस्तान की हंगोर क्लास के अंदर स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एस्टिमेट किया जाता है कि 14 से 18 दिन तक जो है वो मीडियम नॉइज़ के साथ ट्रैवल कर सकता है और इसकी कॉस्ट भी फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के मुकाबले में कम होती है। इसके अलावा 2 और जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कंसिडर किए जाते हैं जिन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उनमें क्लोज्ड साइकिल डीजल इंजन है और क्लोज्ड साइकिल स्टीम टर्बाइन जो मेस्मा जिसको कहा जाता है, और जो पाकिस्तान के पास ऑगस्टा 70 ऑगस्टा 90B की सूरत में मौजूद है। पॉइंट ऑफ द फैक्ट जो मैं इस टाइम पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टर्लिंग प्रोपल्शन सिस्टम शायद इस टाइम पे सबसे एडवांस सिस्टम ना हो, लेकिन यकीनन ये किसी सूरत भी एक ऑब्सोलीट सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इस स्टर्लिंग सिस्टम के सबसे हिस्टोरिक इवेंट की बात करूं तो 2005 के अंदर स्वीडन की बनाई हुई स्वीडिश गॉटलैंड क्लास 2005 में जब US नेवी की स्वीडन के साथ जॉइंट एक्सरसाइज जारी थी, तो उसके अंदर स्वीडन की गॉटलैंड क्लास ने वर्चुअली तौर पे USS रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट को मल्टीपल बार वर्चुअली टैक्टिकली सिंक किया था। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि अगर स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया हो तो ये यकीनन एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कैपेबिलिटी है।
ओवरऑल पिक्चर अगर मैं इसकी सम अप करूँ तो हंगोर क्लास वाकई में पाकिस्तान नेवी के लिए एक जेन्युइन गेम चेंजर है। ये जो है पाकिस्तान नेवी के लिए एक इफ़ेक्टिव कन्वेंशनल डिफरेंस के तौर पे सीरियस एडिशन है। पाकिस्तान नेवी इन हंगोर क्लास सबमरीन्स की एडिशन से एक मज़ीद सीरियस थ्रेट के तौर पे शुमार किया जाएगा। 8 मई 2026 को इंडिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है चंदीपुर से बे ऑफ बंगाल में। बहुत सारे चैनल्स और मीडिया ने इसे अग्नि 6 का टेस्ट कहा है। अभी ये किसी तौर पे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो कंसेंसस है वो यही है कि ये अग्नि 6 की बजाय अग्नि 5 का मार्क 2 वर्जन है, जो कि एक एडवांस्ड वेरिएंट कंसिडर किया जा रहा है। एडवांस्ड वेरिएंट ये क्यों है? इसमें दो चीज़ें हैं जो पहले अलग अलग टेस्ट होती थी, अब शायद इसके अंदर कंबाइन की जा चुकी हैं। एक तो मिर्फ की कैपेबिलिटी और दूसरा जो हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल की कैपेबिलिटी है। दोनों कैपेबिलिटीज़ शायद इस MK2 वर्जन में एक साथ इस्तेमाल हो रही हैं। इसका थोड़ा-सा प्रीटेक्स्ट दूँ तो इंडिया ने बे ऑफ बंगाल पे नो टाइम रिसेंटली इशू किया था मई 6 से लेके मई 9 तक। उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3560 किलोमीटर के कॉरिडोर को जो है उन्होंने फ्री करवाया था। तो ये रेंज भी बहुत कुछ बताती है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंटरनेट पे जो नंबर्स अग्नि 6 के हवाले से कहे जाते हैं, एक तो टेक्निकली उसको एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कंसिडर किया जाता है। दूसरा ये कि जो एस्टिमेटेड नंबर उसके हवाले से इंटरनेट पे सरफेस कर रहे होते हैं वो 8000 से लेके 12000 किलोमीटर तक के एस्टिमेट किए जा रहे होते हैं। तो 3560 किलोमीटर यकीनन उसके लिए एक अच्छा इफेक्टिव टेस्ट कंसिडर नहीं किया जा सकता। जबकि उसके मुकाबले में जो अभी टेस्ट हुआ है उसको अगर हम अग्नि 5 MK2 से कंपेयर करें तो यकीनन एक मोर कंपैटिबल टेस्ट लगता है। मिर्फ प्लस हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल की कैपेबिलिटी ये एक यकीनन एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जो कि इस एरिया के अंदर टेस्ट की जा सकती है। थोड़ा-सा अगर हम दोनों टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बात करें तो मिर्फ यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स, मतलब एक मिसाइल जो है वो मल्टीपल वॉरहेड्स अलग-अलग टारगेट्स पे टारगेट कर सकता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मार्च 2022 में जो है इंडिया ने पहली बार मिर्फ टेस्ट किया था और उस वक्त पे ये शुमार किया जा रहा था कि इंडिया की जानिब से जो मिर्फ मिसाइल टेस्ट किया गया है उनमें 3 से ज़्यादा वॉरहेड मौजूद नहीं हैं। फिर उसके बाद HGV यानी हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल ये जनरली मार्क 5 से ऊपर मैन्यूवर करती है। इसकी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी नहीं होती है और ये मैन्यूवर कर सकती है, तो उसके नतीजे में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना जो है वो ड्रामेटिकली मुश्किल हो जाता है। तो मई 6 में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों टेस्ट कंबाइन किए गए हैं, मिर्फ की कैपेबिलिटी और हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल की कैपेबिलिटी। तो ओवरऑल जो है ये जेन्युइनली एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी उनकी मिसाइल डिफेंस प्लानिंग के हवाले से। और अगर आप इसको टाइमिंग के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से DF-17 मिसाइल का भी टेस्ट किया जाएगा या TF-17 मिसाइल भी किसी हवाले से एक्वायर किया जाएगा, तो उसको टैकल करने के लिए भी ये मिसाइल जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, चूँकि मार्का हक और इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी एनिवर्सरी रही है। तो उस हवाले से दोनों ममालिक बिज़ी हैं एक दूसरे को एक तरह की कन्वेंशनल डेटरेंस देने के अंदर और ये मैसेज देने के अंदर कि 1 साल के अंदर दोनों ममालिक की जानिब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हासिल कर ली गई हैं। लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि ये टेस्ट किस हवाले से था और इंडिया ने इस टेस्ट के थ्रू क्या चीज़ अचीव की है। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।